तो अगर किसी माँ ने अभी अभी बच्चे को डिलीवर किया है तो कितने ड्यूरेशन में उन्हें अपने बच्चे को दूध पिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? बेबी जिस वक्त पैदा होता है उसके बाद का 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जैसे ही डिलीवरी हो, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो हम तुरंत उसको बच्चे को माँ के टमी पे पलट देते हैं और वहीं लैच ऑन हो जाता है। अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो सिस्टर हमारे से लेकर बेबी को, मदर को लैच ऑन कराती है। एक दिन में हम बच्चे को कितनी बार ब्रेस्ट फीड कराएं? आमतौर पर आप मान लीजिए कि 2 घंटे के राउंड फीड कराना है, तो 12 बार एक दिन में फीड कराना है। साइंस देते हैं जो माएँ समझ सकती हैं कि हाँ बच्चा भूखा है, अब उसे दूध पिलाने की ज़रूरत हाँ, है। अगर गोद में लिया हुआ है बच्चे को तो बच्चा थोड़ा ना ब्रेस्ट की तरफ वो करेगा, बच्चा थोड़ा लिप स्मैकिंग थोड़ा ऐसा करेगा, कुछ भी बच्चे के मुंह के आसपास लाए तो बच्चा उसे मुंह में डालने की कोशिश करेगा, तो पता लगने लगता है। और उस रोने में भी मैं कहूँ एक अलग किस्म की रिदम होती है जब बच्चा दूध मांग रहा होता है। शुरुआत में जैसे जब बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया जाता है तो कई बार वो अच्छे से लैच नहीं कर पाते हैं उससे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। और इनफैक्ट जहाँ अभी हम निपल कट्स और सोर्स की बात कर रहे थे, वो इसी वजह से ही है कि लैच ऑन प्रॉपर नहीं है। उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण है कि माँ का दूध क्यों नहीं निकल पाता है डिलीवरी के बाद? कि अगर किसी को डिलीवरी के दौरान बहुत ब्लड लॉस हो गया तो ये साइंटिफिकली होता है कि मिल्क रुक जाता है। कि गलत पोस्चर की वजह से कई बार बैक एक, शोल्डर पेन होने लगता है। तो जो माएँ ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बच्चे को, उनके लिए एक सही पोजीशन या पोस्चर क्या होना चाहिए? सही पोजीशन में ये बात है कि आप बेबी की तरफ झुक के फीड नहीं कराएंगे, झुक के नहीं कराना। बेबी को अपने एल्बो से सपोर्ट करके ब्रेस्ट की तरफ लाएंगे। यही डिफरेंस है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप उसके बाद इतने प्रो हो जाते हैं कि आप कहीं भी फीड करा लेंगे। कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं या कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जो हम बना सकते हैं जिसकी वजह से देखिए माँ को दूध अच्छा है? इसमें तो मैं कहूँगी कि हमारी दादियाँ और नानियाँ जो हैं वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आपके घर के कुछ कन्वेंशनल बनते हैं, कहीं पंजीरी कहीं कुछ लड्डू, उसमें वो एक्चुअल में वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डलती हैं। जिस तरीके जैसे कुछ सौंफ होता है, कुछ अजवाइन, कुछ इस तरह की जो ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा घी, ये सब जो डलता है। फिर डाइट में कुछ दलिया, कुछ मसूर की दाल, ये सब एक्चुअल में लैक्टोगॉग्स हैं, तो ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई इन्फेक्शन बन रहा है तो माएँ जो है वो क्या ऐसे साइंस देखें कि हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ है? तो देखिए, ब्रेस्ट में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत पेन होना है ना, वहाँ पर फिर आप जब देखें तो देखें कि अरे ये तो रेड भी हो रहा है। अगर आप वहाँ पे टच करें तो आपको फील भी हो सकता है कभी कभी कि यहाँ पे कुछ अलग सा हार्डनेस है, जो बाकी ब्रेस्ट सॉफ्ट है पर अब ये हार्ड रह रहा है। फीडिंग के बाद भी ये चीज़ हार्ड ही रह रही है, वरना फीडिंग के बाद सब सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो पेन जो है वो हमेशा रह रहा है। और उसके बाद कई बार आपको फीवरिश फील होने लगेगा या तेज़ बुखार भी आ सकता है, 101 102 तक बुखार भी जा सकता है। तो ये सारे साइंस हैं कि वहाँ पे पस बन रहा है। प्रेगनेंसी और माँ बनना अपने आप में ही एक औरत के जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। उसके बाद हालांकि बहुत से चैलेंजेस भी आते हैं, जिसमें से एक है ब्रेस्ट फीडिंग। मोस्टली जो न्यू मॉम्स होती हैं उन्हें इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं होती है और हमारे आसपास इतने सारे ओपिनियंस होते हैं कि आपको बच्चे को दूध ऐसे पिलाना चाहिए, वैसे नहीं पिलाना चाहिए, आप दूध पिला रहे हो तो ये मत खाओ, वो मत खाओ। इतनी सारी बातें कि जो न्यू मॉम होती हैं वो भी कंफ्यूज हो जाती हैं। तो ऐसे में इसीलिए हमने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हर एक डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, Cloud9 हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े। हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे ताकि ऑडियंस के लिए ये जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव हो सके। तो डॉक्टर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग को गोल्डन मिल्क कहा जाता है। तो अगर किसी माँ ने अभी अभी बच्चे को डिलीवर किया है तो कितने ड्यूरेशन में उन्हें अपने बच्चे को दूध पिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बारे में बताइए। सो मेघा, गोल्डन मिल्क एंड गोल्डन आवर, ये कॉन्सेप्ट है। सो गोल्डन आवर इज द फर्स्ट आवर। जब बेबी जिस वक्त पैदा होता है उसके बाद का 1 घंटा बहुत क्रूशियल होता है। हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जैसे ही डिलीवरी हो, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो हम तुरंत उसको बच्चे को
माँ के टमी पे पलट देते हैं और वहीं लैच ऑन हो जाता है। अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो सिस्टर हमारे से लेकर बेबी को, मदर को लैच ऑन कराती है। सो वी मेक श्योर कि पहले आधे घंटे में फीडिंग स्टार्ट करा दी जाए। इनिशिएशन बोलते हैं उसे। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे का पेट उस टाइम भरा कि नहीं। कई बार मदर ये सोचे कि मुझे तो अभी इतना फीड आ ही नहीं रहा होगा। इट इज जस्ट अ लैच ऑन, कि इस तरीके से बॉडी को सिग्नल जाएगा कि हाँ अब मिल्क रिलीज होना है। और जो स्टार्टिंग का मिल्क है, जिसे हम कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, जिस वजह से इसे गोल्डन मिल्क कहते हैं, वो एक थिक येलोइश सा लिक्विड होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। सो हम वो पहले आधे घंटे में शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल। माँ के दूध को अमृत भी बोला जाता है बच्चों के लिए। और आपने जैसे कलर की बात कही कि येलोइश कलर का निकलता है, लेकिन कई लोगों को यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाती है कि शुरुआती दूध अगर येलो कलर का निकल रहा है तो वो लोग घबरा जाते हैं कि सफ़ेद क्यों नहीं है। तो इस कलर के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्टार्टिंग में जो मिल्क है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं गाढ़ा है और इसीलिए वो थोड़ा येलो है, पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मिल्क है। उसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेंगे। क्योंकि पहले 6 महीने हम बच्चे को वैक्सीनेट तो कर रहे हैं, सारे टीके लगा रहे हैं, मगर बच्चे को टाइम लगता है वो एंटीबॉडीज़ बनाने में। सो पहले 6 महीने माँ का जो दूध है और उससे जो एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं वो ही बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है सारी बीमारियों से। तो इसीलिए वो दूध खराब नहीं है, बल्कि वो सबसे अच्छा है। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, कई बार क्या होता है ना कि कुछ बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो डिलीवरी के तुरंत बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, वो माँ से नहीं मिल पाते कुछ टाइम तक। तो आपने कहा कि शुरुआत के आधे से 1 घंटा जो रहता है वो बहुत ज़रूरी रहता है, इस टाइम पे ब्रेस्ट फीड कराना रहता है। अगर किसी भी कारण से डिलीवरी के 1 घंटे तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया माँ ने, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं मैं बोलूँगी मेघा, क्योंकि हम जहाँ बच्चे को फीड नहीं इमीडिएटली करवा रहे हैं वहाँ एक कोई बहुत मेजर वजह है कि बच्चे को हमें रिससिटेशन चाहिए। बच्चा हो सकता है बहुत प्रीटर्म है और उसे ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, उसे वेंटिलेटर सपोर्ट चाहिए। हो सकता है उस टाइम वो ओरल फीड्स लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हो सकता है हम उसको आईवी दे रहे हो। तो उस सूरत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई माँ को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। इनफैक्ट हम माँ को काउंसल करते हैं कि ठीक है, पहले बेबी सेटल कर लेंगे, मदर को सेटल कर लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि मदर सीरियस है, तो यहाँ पर हम थोड़ा रिस्क बेनिफिट देखते हैं, है ना। तो उसके बाद जैसे एज सून एज पॉसिबल हम दोबारा फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है कि फीड चला जाएगा। तो इसमें कोई चिंता होने वाली बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। और जैसे शुरुआती में जो शुरुआत के महीने होते हैं, शुरुआत के दिन होते हैं, उसमें बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना कितना ज़रूरी होता है? और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं कि एक दिन में हम बच्चे को कितनी बार ब्रेस्ट फीड कराएं, उसके बारे में बताइए। कितनी बार तो देखिए, एक आम तौर पर एक हम बोलते हैं कि 2-2.5 घंटे का आप मान के चलिए, जब बच्चा कुछ दिनों का है ना। लेकिन डिपेंड करता है बच्चे के वेट पे भी। कभी कभी बच्चे का वेट 3.5 किलो 4 किलो के आसपास है, ये बच्चों को हो सकता है 1.5 घंटे में भी इनको भूख लग जाएगी। तो हम बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड, है ना। पर अब ये डिमांड भी समझने की बात है। हमारे पास कई बार मदर्स इतनी परेशान आती हैं कि बच्चा रोता ही रहता है, घर में सब बोलते हैं फीड कराओ, तो वो मदर को बिल्कुल रेस्ट ही नहीं मिला। तो ये भी समझना जरूरी है कि हर क्राई फीड के लिए नहीं है ना। बच्चा बहुत वजहों से रोएगा, क्योंकि बच्चे के पास एक ही तरीका है कम्युनिकेट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इस दुनिया को। मगर आमतौर पर आप मान लीजिए कि 2 घंटे के अराउंड फीड कराना है, तो 12 बार एक दिन में फीड कराना है। 12 बार? हाँ। तो डॉक्टर 12 बार किसी के लिए भी एक दिन में ब्रेस्ट फीड कराना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली न्यू मॉम्स के लिए, क्योंकि वो उस टाइम पर अपने ही हेल्थ कंसर्न से गुजर रही होती हैं, उनको इतने सारे हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होते हैं। तो 12 बार कोई नई माँ को अगर आप बोलते हैं कि फीड कराना, तो उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता है ये? बहुत चैलेंजिंग है। इनफैक्ट जब मदर उस स्टेज पे पहुंचती है तो वो कहती हैं कि मैम ये 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी तो केक वॉक था। कुछ नहीं था। तो ये है चैलेंजिंग। हम इस चीज़ के लिए मदर को 9th मंथ में प्रिपेयर भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक मेंटल प्रिपरेशन तो हमें करनी चाहिए, है ना। फिजिकली आप अपने आप को इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो स्ट्रेसफुल होता है। यहीं पर आपके पार्टनर का सपोर्ट, आपका फैमिली सपोर्ट आता है, क्योंकि आप इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ मैनेज करना है, घर मैनेज करना है, कई बार अगर आपका सेकंड बेबी है तो फर्स्ट बेबी को मैनेज करना है, तो देन दैट मेक्स इट मोर टीडियस। तो इसीलिए वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काम मदर के अलावा कोई नहीं कर सकती। ब्रेस्ट फीडिंग तो माँ ही कराएगी, बिल्कुल। तो बाकी काम लोगों को बांट लेने चाहिए, जिससे कि मदर को बीच में कहीं ना कहीं रेस्ट लेने का मौका मिले। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे वेट की बात कही
हैं कि बच्चे के वेट पर भी डिपेंड करता है कि उसे एक दिन में कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। तो अगर जो बच्चा पैदा हुआ है वो अंडर वेट है या ओवर वेट है, तो हम कैसे समझे कि उस बच्चे को एक दिन में हमें फिर कितनी बार दूध पिलाना है? इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। अगर जो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पर है वो बच्चा मतलब बच्चा खुद बहुत इंटेलिजेंट है, तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग का बच्चा ओवर फीड नहीं करेगा। बच्चे को जितना फीड लेना है उसके बाद बच्चा रुक जाता है। और फिर बच्चा दोबारा तभी फीड लेगा जब बच्चे को भूख लगती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में सिर्फ माँ की मेहनत नहीं है, बच्चे की भी मेहनत है। बच्चा जब फीड ले रहा होता है बच्चे के भी सर पे पसीने आ रहे होते हैं, चाहे वो दिसंबर का महीना हो। हाँ, करेक्ट। तो इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है और धीरे धीरे माँ को बच्चे की क्राई समझ आने लगती है कि कौन सी क्राई भूख की है, कौन सी क्राई सिर्फ इसीलिए है कि गोद में ले लो, कौन सी क्राई इसलिए कि थोड़ी गैस की दिक्कत हो रही है। तो वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। ओके। तो रोने के अलावा बच्चे कुछ और ऐसे साइंस देते हैं जो माएँ समझ सकती हैं कि हाँ बच्चा भूखा है, अब उसे दूध पिलाने की ज़रूरत है? हाँ, अगर गोद में लिया हुआ है बच्चे को तो बच्चा थोड़ा ना ब्रेस्ट की तरफ वो करेगा, बच्चा थोड़ा लिप स्मैकिंग थोड़ा ऐसा करेगा, कुछ भी बच्चे के मुंह के आसपास लाए तो बच्चा उसे मुंह में डालने की कोशिश करेगा, तो पता लगने लगता है। और उस रोने में भी मैं कहूँ एक अलग किस्म की रिदम होती है जब बच्चा दूध मांग रहा होता है। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, आपने कहा कि कई बार बच्चों को गैस भी हो जाती है, तो ऐसा है कि माँ का दूध पीने की वजह से भी बच्चों को गैस हो जाती है? ज्यादातर ओवर फीडिंग से गैस होती है ओके। या फिर अनटाइमली फीड से अच्छा। फीड होता है। अगर बच्चा फॉर्मूला फीड पे है तो थोड़ा सा ज्यादा चांस है गैसी इश्यूज होने का, क्योंकि वहां बच्चा ओवर फीड कर सकता है। क्योंकि आप वो जो फीड बच्चा यहाँ 20 मिनट में लेगा वहां 5 मिनट में ले लेगा, तो वो वाला जो रिफ्लेक्स जो हम कह रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चा ओवर फीड नहीं करता, वो वहां पे नहीं काम करता। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने स्कूप देने हैं। करेक्ट है ना। और बाकी ये है कि अगर दूसरा हम अगर वो सिग्नल्स बच्चे के सही नहीं समझ पा रहे, हमने बच्चे को हर आधे घंटे 1 घंटे में फीड कराया, तो वहां भी क्या होगा कि बच्चा फीड तो नहीं लेगा इतना, लेकिन हवा बहुत ले लेता है। वो एयर की वजह से अगेन गैसी इश्यूज होते हैं। ओके। अच्छा, अगर ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जा रही है तो किस साइड से ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है? ऐसा भी कुछ फिक्स क्राइटेरिया है या किसी भी साइड से करा सकते हैं? किसी भी साइड से करा सकते हैं। आमतौर पे जो महिला ब्रेस्ट फीड अभी करा रही होंगी वो ये रियलाइज कर रही होंगी कि एक साइड हमेशा ज्यादा कन्वीनियंट लगती है, क्योंकि आप टिपिकली एक राइट हैंडेड पर्सन है। तो मगर ये ध्यान रखना है कि हमको दूसरे साइड से भी फीड इक्वली कराना है, अदरवाइज एसिमेट्रिकल हो जाएगा। आपको एक ब्रेस्ट हमेशा हैवी लगता रहेगा तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। और दूसरा ये है कि एक बार राइट साइड से कराइए, एक बार लेफ्ट साइड से कराइए, तो आपके भी ब्रेस्ट को निपल को वो एडिक्वेट रेस्ट मिलता है। क्योंकि अदरवाइज एक ही साइड से कराते रहेंगे तो वो निपल सोर हो जाता है, कट्स आ जाते हैं। तो वो एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। बिल्कुल। शुरुआत में जैसे जब बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया जाता है तो कई बार वो अच्छे से लैच नहीं कर पाते हैं उससे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। और इनफैक्ट जहाँ अभी हम निपल कट्स और सोर्स की बात कर रहे थे वो इसी वजह से ही है कि लैच ऑन प्रॉपर नहीं है। उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हम स्टार्टिंग में जब मदर्स कराती हैं लैच तो वो सिर्फ निपल को लैच कराती हैं, निपल को प्रेस करने से मिल्क नहीं आता। और इस वजह से बच्चा परेशान होता है, गुस्सा होता है और वो निपल पे कट कर देता है, बाइट कर देता है। जरूरी नहीं है कि बच्चे के टीथ होने चाहिए, वो जो मसूड़े हैं वो भी काफी सख्त होते हैं, उससे भी बाइट आ जाता है। तो इसलिए जो उसके अराउंड जो ब्लैकिश पोर्शन होता है निपल के, जिसको एरियोला बोलते हैं, वो भी बेबी के माउथ में होना चाहिए। अब बच्चा जब वो उस जगह पे एरियोला पे प्रेस करेगा तो मिल्क अपने आप आएगा। तो बच्चा आराम से सक्कल करेगा, बच्चे को ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, मदर भी कंफर्टेबल होगी, कट्स भी नहीं आएंगे। तो अगर कोई चाहता है कि अच्छे से बच्चा मतलब लैच करे ब्रेस्ट को और उससे ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, माँ को भी बच्चे को भी, कुछ टिप्स आप जो माएँ हैं उन्हें देना चाहेंगी ताकि वो अच्छे से बच्चे को लैच करा करके ब्रेस्ट फीड करा सके? तो जो आपका इनिशियल फर्स्ट वीक है उसी में आपको ये लर्निंग करनी है। तो उसमें आपको हर बार ये ध्यान देना है कि बच्चे के मुंह में प्रॉपर लैच ऑन हुआ है कि नहीं, एरियोला का पोर्शन गया है कि नहीं। सेकेंडली आपको ये भी देखना है कि आपका ब्रेस्ट बहुत हार्ड और एनगॉज ना हो गया हो, क्योंकि मिल्क कई बार क्या होता है कि आप समहाउ फीड नहीं करा पाए, मिल्क बढ़ता जा रहा है, तो ये जो 1-2 दिन 4-5 दिन के बच्चे होते हैं ये हार्ड ब्रेस्ट पे नहीं सकल कर सकते। तो आपको थोड़ा एक टॉवल लेकर उसे वार्म वाटर में डिप करके ब्रेस्ट पे रख के थोड़ा मसाज करिए, इसको हॉट फर्मेंटेशन बोलते हैं। और फिर थोड़ा सा मिल्क एक्सप्रेस करिए, मिल्क ज्यादा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बह जाने दीजिए। अब जब थोड़ा सा ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाएगा इस पर ये छोटा सा बेबी ले लेगा। हार्ड अगर 3 महीने का बच्चा है तो वो उस हार्ड ब्रेस्ट पे भी ले लेगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए आपको पहले ब्रेस्ट सॉफ्ट होना चाहिए, निपल एरियोला का प्लेसमेंट
माउथ में प्रॉपर होना चाहिए, और आपको बीच बीच में चेक करना है कि क्या बच्चे के ये नोज नॉस्ट्रल्स तो नहीं दब रहे, हाँ कि बच्चे के ब्रीदिंग तो ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे का नाक दबेगा तो बच्चा मुंह छोड़ देगा, हाँ वही है ना, तो फिर बच्चा फीड नहीं लेगा और बच्चा रोने लग जाएगा। फिर ये जो बहुत शुरुआती दिनों में ये होता है कि बच्चे सो जाते हैं दिन के टाइम पे, तो वो आपको कभी कभी थोड़ा टिकल करिए, या फिर बिल्कुल अगर आपने बच्चे को फीड कराना है, अभी सुलाना नहीं है, तो रूम के पर्दे वगैरह खोल के रखिए, Bright धीरे light धीरे, हाँ थोड़ा ब्राइट लाइट आने दीजिए, धीरे धीरे सर्कैडियन रिदम को एडजस्ट होगा बच्चा। पर पहले 1 महीना तो बच्चे का सिस्टम उल्टा ही चलता है, दिन में सोने का होता है, रात में ही जगने का होता है। तो दिन में वो थोड़ा जगा जगा के कि बच्चा जब फीड कर रहा है एक बार ले ले अच्छे से फीड, फिर वो अच्छे से खेलेगा, सोएगा एंड ऑल दैट। ओके अच्छा, जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है तो उस हिसाब से क्या ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशंस और टाइम कम होते जाते हैं? मतलब आप ये जो मैंने 2 घंटे बोले, इसे कई बार आप थोड़ा 2.5 घंटे 3 घंटे भी ले जा पाते हैं, क्योंकि अब ये कोऑर्डिनेशन बैठ गया है। अब बच्चा अच्छी तरीके से फीड कर लेता है, फीड की ड्यूरेशन कई बार 30, 35, 40 मिनट्स भी हो जाती है, तो फिर बच्चा बहुत अच्छे से फीड ले लेता है, तो वो 3 घंटे भी आपको फीड नहीं मांगेगा। फिर वो भी डिपेंड करता है कि क्या बच्चा उस टाइम पर सो रहा है, तो अगेन उसकी थोड़ी रिक्वायरमेंट कम होती है, तो वो थोड़ा गैप बढ़ जाता है। ठीक है। और अगर जैसे किसी को जानना हो कि एग्जैक्टली कितने टाइम तक एक नॉर्मल है हमें ब्रेस्ट फीड कराना और कितने टाइम के बाद हम बंद कर सकते हैं, अगर चाहते हैं ब्रेस्ट फीड कराना बंद करना, तो फिर वो क्या टाइम होगा? बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा एक्चुअली, कि आपका प्रोफेशनल, आपका पर्सनल, आपका सोशल कमिटमेंट्स और क्या क्या हैं, है ना, उस हिसाब से एक आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। यहाँ मैं कहूँगी कुछ सही और गलत नहीं होता है, जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सही है वो आप प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ब्रेस्ट से ही होगा, हम एक्सप्रेस करके भी रख सकते हैं। अगर मदर को किसी ज़रूरी काम पर जाना है तो वो पंप करके एक्सप्रेस करके मिल्क रख सकती हैं, और कोई और जो उनका पार्टनर है या जो और केयर गिवर हैं घर में, मदर हैं, मदर इन लॉ हैं, वो भी फीड करा सकती हैं बेबी को। तो इस तरीके से थोड़ी सी हम ब्रेस्ट फीडिंग लंबे ड्यूरेशन के लिए कर पाते हैं, बट आमतौर पर हम कहते हैं 4 से 6 महीने का टारगेट आप रखिए। अगर आप मिनिमम कहें तो हम कहेंगे 4 महीने, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे के एंटीबॉडीज, ग्रोथ, न्यूट्रिशन सब बहुत अच्छे से हो जाता है। तो वीनिंग डिपेंडिंग अपॉन कि उस मदर की बाकी कमिटमेंट्स क्या हैं, कई बार लोग 4 मंथ पे स्टार्ट करते हैं, कई बार 6 मंथ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी स्टडीज हैं जिनमें कि हमने देखा बेबी पे तो कोई असर नहीं है, सिमिलर है। मदर पे हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि मदर को कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस 4 और 6 मंथ में देखे गए हैं, पर बेबी पे इट इज सिमिलर। क्या डिसएडवांटेजेस देखे गए मदर को? जैसे अगर मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रही है, एक्सक्लूसिव हम वर्ड तब यूज़ करते हैं जब डे टाइम में वो हर टाइम डायरेक्ट खुद फीड करा रहे हैं, रात में भी मिनिमम 2 से 3 बार करा रही हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि माँ को पीरियड्स नहीं आते हैं एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, और ये कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट भी देता है। इसके लिए WHO ने एक टर्म निकाला हुआ है लैम, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मतलब आपको 6 महीने तक अगर आप और कोई बर्थ कंट्रोल नहीं यूज कर रहे तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आप ब्रेस्ट फीड अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कर रहे हो और आपको पीरियड्स भी नहीं आए हैं, तो फिर आपको 6 महीने और कोई पिल्स, कोई और मेथड यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो वो जो बहुत जल्दी जल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं उससे थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। और पीरियड्स नहीं आते हैं तो क्या होता है कि डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग होती है, उसके बाद भी कुछ 3 हफ्ते 6 हफ्ते तक ब्लीडिंग रहती है। तो जब 6 महीने ब्लड लॉस नहीं हुआ तो मदर का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो हमारी मदर की हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, तो वो एडवांटेज हो जाता है। दूसरा वेट लॉस होता है, बिल्कुल होता है। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग से? ब्रेस्ट फीडिंग से मदर का वेट लॉस बिना, और बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग एक एक्सरसाइज इन इटसेल्फ है, तो जब मदर ब्रेस्ट फीड करा रही हैं लंबे समय तक तो उनका वेट, उनका फैट सब उसमें चला जाता है। बिल्कुल। तो ये माँ के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, जितना बच्चों के लिए। ये तो एक बहुत सुपरफिशियल बेनिफिट मैंने कहा। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो मदर को कैंसर से प्रोटेक्शन मिलती है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर से, ओवेरियन कैंसर से, जो भी हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है उनसे मदर को प्रोटेक्शन मिलती है अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो। नाइस, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से मदर को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, कई बार जो इश्यूज होते हैं जिसके बारे में अब हम बात करेंगे वो यही है कि माँ का दूध ही नहीं निकलता है। तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल की जो लेडीज है वो बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रही है इससे। तो इसके पीछे कोई स्पेसिफिक कारण है कि माँ का दूध क्यों नहीं निकल पाता है डिलीवरी के बाद? देखिए, ये सुनने में बहुत आता है कि दूध नहीं आ रहा, बट जब हम एक्चुअल में देखते हैं तो दूध
कम आ रहा है ज़्यादा कॉमन है, दूध नहीं आ रहा है बड़ी रेयर प्रॉब्लम है ना। और वो उसका साइंटिफिक एक रीज़न होता है कि अगर किसी को डिलीवरी के दौरान बहुत ब्लड लॉस हो गया तो ये साइंटिफिकली होता है कि मिल्क रुक जाता है। अच्छा, तो ये हो सकता है, ठीक है। कुछ वजह ऐसी होती है जहाँ हम मना कर देते हैं बहुत ब्रेस्ट फीडिंग करने से। हाँ, क्यों? ऐसी बहुत कम वजह हैं, बहुत कम, लेकिन हैं। जैसे अगर मदर HIV एड्स से संक्रमित है ओके। तो वहाँ पर हम मना कर देंगे। अगर मदर को, कई बार क्या होता है कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई पता लगा कोई कैंसर माँ में है, आपने डिलीवरी कराई और फिर आपने माँ को दवाई शुरू कर दी, वो कीमोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती है अगर माँ उन पे है तो भी हम मना कर देंगे। कभी कभी डिलीवरी के दौरान जैसे मैंने कहा ब्लीडिंग हो जाती है या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो गई कि मदर सीरियस है, मदर को बहुत ऐसी दवाइयाँ देने की ज़रूरत है जो हो सकता है बच्चे को ना ब्रेस्ट मिल्क में पहुँच के नुकसान कर सकती हैं, तो कई बार हम उतने ड्यूरेशन के लिए कह देते हैं कि अभी आप ना कराएं। पर ये वजह बड़ी लिमिटेड है। ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो सेफ़ रहती हैं ब्रेस्ट फीडिंग टाइम पे और आप फीड करा सकते हैं। जैसे ये जैसे HIV मैंने मना किया, लेकिन अगर हेपेटाइटिस B हो, हेपेटाइटिस C हो जो ज़्यादा कॉमन है तो आप फीड करा सकते हैं। हाँ, उसमें आप बच्चे को वैक्सीनेट कर देते हैं हेपेटाइटिस B में जैसे, लेकिन आप फीडिंग नहीं रोकते हैं। तो ये वो कंडीशंस है जब माँ को मना कर दिया जाता है कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते। हाँ। और दूध कम आता है, फिर इसके क्या कारण हो सकते हैं? एग्जैक्टली, दूध कम में क्या है कि सबसे पहला तो है कि बच्चे को आप टाइम टू टाइम लैच ऑन कर रहे हैं कि नहीं। क्या होता है ना, हमने देखा अच्छा मिल्क कम आ रहा है, ठीक है, हमने बच्चे को ऊपर का दूध दे दिया, फिर हमने देखा फिर मिल्क कम आ रहा है तो ऊपर का दूध दे दिया। ऊपर का दूध ऊपर का दूध मतलब फॉर्मूला फीड, अच्छा, ओके। जो पाउडर होता है ना। तो इसमें क्या होगा कि बच्चे को, मदर की बॉडी को सिग्नल जा ही नहीं रहा। तो हम क्या कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है आपको कम आ रहा है, कोई बात नहीं, आप हर बार पहले बच्चे को लैच ऑन जरूर कराइए। 5 मिनट ही चाहे आप सक्ल कराइए, फिर आपको जरूरत है आप टॉप फीड दे दीजिए, क्योंकि बच्चे को भी हम भूखा नहीं रख सकते। लेकिन जब आप ऐसा रिपीटेड 2 आवर्ली करेंगे ना तो धीरे धीरे बॉडी को सिग्नल जाएगा, वो जो मिल्क थोड़ा था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे करने से 1-2 दिन में मदर कहती है हाँ अब मेरे ब्रेस्ट हैवी हो रहे हैं, तो बस हम फॉर्मूला फीड बिल्कुल साइड कर देते हैं कि अब आप ये बिल्कुल मत दीजिए, अब अपने फीड पे ले लीजिए। एक चीज ये होती है। दूसरा चीज होता है फैमिली सपोर्ट। घर में बहुत बार ये हो जाता है कि बाकी लोग रिश्तेदार ये बता रहे होते हैं कि उनको इनका दूध कम है, इनका दूध कम है। इससे मदर साइकोलॉजिकली थोड़ी सी अफेक्टेड हो जाती है, मेंटल प्रेशर। हाँ, एक वो प्रेशर ले लेती हैं, क्योंकि आप ये देखिए उस टाइम पर वो और क्या कर रही हैं। वो सिर्फ एक ही काम कर रही हैं, बच्चे को फीड करा रही हैं, और उनको ये लगता है कि मैं ये भी ठीक से नहीं कर पा रही, तो उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है और उससे मिल्क प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है। करेक्ट। तो ये एक विशियस साइकिल है। तो हमें हमेशा मदर को एनकरेज करना है कि आप फीड करा रहे हो, अगर बच्चा फीड लेकर ढंग से सो रहा है, अगर बच्चा दिन में कुछ बार शूशू कर रहा है, पॉटी कर रहा है, अगर बच्चा बीच में पूरे दिन रो नहीं रहा है, बीच में थोड़ा रो रहा है, थोड़ा खेल रहा है, तो इसका मतलब बच्चे का पेट भर रहा है, बच्चे का वेट गेन हो रहा है, तो ठीक है, इसका मतलब मिल्क ठीक है। बिल्कुल। तो अगर किसी को स्टेप्स जानने हो ब्रेस्ट फीड कराने के, जो नई माँ भी हैं या पहले भी वो बेबी डिलीवर कर चुकी हैं, तो कुछ स्टेप्स होगा जो बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट आप बताना चाहेंगी कि हाँ, इन स्टेप से अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो अच्छे से दूध भी निकलेगा, बच्चा लैच भी कर पाएगा और आप भी कंफर्टेबल रहेंगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजीशन, है ना, सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं मदर को कि पहले आप अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, है ना। हमने बेबी आपका होल्ड किया है, आप पहले अपने आप को प्रॉपर कुशन करके, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि चलो हमें 5 ही दिन करनी है, हम कैसे भी कर लेंगे। ये एक कई बार आप, हाँ, 4-6 महीने, साल, 2 साल भी जा सकती है बात। तो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बैक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमें कई बार कहते हैं ना कि हमारे को डिलीवरी के बाद बैक एक हो गया, वो इसलिए नहीं हुआ, इसलिए हुआ कि हम ठीक से हमने पोजीशन नहीं बनाया। हम कई बार झुक के फीड करा रहे हैं, कई बार बड़े अनकंफर्टेबली फीड करा रहे हैं कि चलो बेबी ले रहा है बस हिलेंगे नहीं, ये नहीं होता। मदर को भी कंफर्टेबल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपका लैच ऑन प्रॉपर होना चाहिए। आपको अगर दिक्कत लग रही है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, आजकल लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। एक बार लैच ऑन सीख लीजिए अगर आपको नहीं आ रहा। वैसे तो घर पे जो मदर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, आप अपनी मदर इन लॉ से सीख लीजिए, है ना। तो ये मदर की पोजीशन हो गई, नाउ बेबी की पोजीशन हो गई। थर्ड है मदर की डाइट। मदर की डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए। हम इस टाइम पर ये कहते हैं कि आप घर का बना खाना खाइए, लेकिन सब कुछ खा सकते हैं आप। सारी सब्जी, दाल, रोटी, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स, फल, जो भी आप फ्रूट्स खाते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो खा सकते हैं, सब खा सकते हैं। पर होममेड फूड होना चाहिए, न्यूट्रिशन से भरपूर होना चाहिए। दूसरा, मदर का हाइड्रेशन स्टेटस,
क्योंकि ये जो ब्रेस्ट मिल्क है इसमें बहुत ज्यादा वाटर कंटेंट है, तभी बिल्कुल। तो इतना इजीली डाइजेस्टेबल है बेबी के लिए। करेक्ट। तो अगर मदर का हाइड्रेशन कम है, डिहाइड्रेटेड है, या समझिए मदर को लूज मोशन ही हो गए, तो मिल्क इफेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। हाँ, तो ये सारी चीजें ठीक रखेंगे। नींद हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपको 8 घंटे की नींद मिलेगी, वो तो नहीं बट मिलेगी। जब बच्चा सोए वही आपके लिए रात है, जब बच्चा जगे वो दिन है। अच्छा, ओके। तो इस तरीके से ही रेस्ट लेना पड़ेगा, और धीरे धीरे कीप एनकरेजिंग योर सेल्फ, है ना। आप अपने डॉक्टर से भी मिलिए, सही सलाह लेंगे, उसे फॉलो करेंगे, आप ब्रेस्ट फीडिंग करा लेंगे। बिल्कुल। आपने जैसे पोस्चर की बात की कि गलत पोस्चर की वजह से कई बार बैक एक, शोल्डर पेन होने लगता है, तो जो माएँ ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बच्चे को, उनके लिए एक सही पोजीशन या पोस्चर क्या होना चाहिए? सही पोजीशन में ये बात है कि आप बेबी की तरफ झुक के फीड नहीं कराएंगे, झुक के नहीं कराना। बेबी को अपने एल्बो से सपोर्ट करके ब्रेस्ट की तरफ लाएंगे। यही डिफरेंस है। अगर आप ये कर लेंगे तो आप उसके बाद इतने प्रो हो जाते हैं कि आप कहीं भी फीड करा लेंगे। हाँ। आपने देखा होगा गांव की महिलाएं कहीं भी करा चलती लेंगे। सड़क पे वहीं पे बैठ के फीड करा लेंगी, गाड़ी में करा लेंगी, कहीं भी करा लेंगी, और हम सोचते हैं कि एक रूम मिले, एक ये मिले, एक वो मिले, जबकि कवर करके वो भी फीड कराती हैं। तो वही है, उनका पोजीशन आप देखिए बहुत बढ़िया रहता है, बिल्कुल। वो बिल्कुल नहीं झुकती। तो वही तरीका है, इसीलिए वो 2-2 साल भी फीड करा लेती हैं। हम यहाँ 3 महीने में बैक एक लेके बैठ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में उन चीजों पे मेहनत कर लीजिए कि नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, हम पहले सीख लेते हैं कि कैसे बच्चे को सेट करना है। एक बार ये पोजीशन सही हो गई, फिर कोई बैक एक की दिक्कत नहीं है, बच्चे को भी लैच ऑन ठीक से हो पाएगा। अच्छा, आजकल जैसे कुशन्स वगैरह आते हैं हाथ पे लगाने के लिए या शोल्डर वो सपोर्ट आप के ले लिए, सकते हैं, वो लगा आप ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो कंफर्टेबल रहता है, I guess, Comfortable क्योंकि होता है। बच्चे का भी वेट होता है, वो हाथ पे हाँ, पुट हाँ, करेंगे हाँ, तो वो ज्यादा हाँ, भारी पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की ना आदत नहीं छूटती ब्रेस्ट फीड की, अगर शुरू हो जाती है वो 3-3, 4-4 साल तक करते रहते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने घर में देखा है कि 5-6 साल के बच्चे को चाहिए ही माँ का दूध, भले दूध निकल रहा हो ना निकल रहा हो, बट उन्हें लत लग जाती है। हाँ, तो बिल्कुल। ये सही चीज है या गलत चीज है? हम इसे डिस्करेज करते हैं, ओके। क्योंकि देखिए माँ की भी लाइफ है ना, हम पूरे टाइम ये नहीं करते रह सकते। WHO ने जहाँ तक कहा है, उन्होंने कहा है कि आप 2 साल तक भी फीड कराइए। दो ये भी कहा है कि आप 4 से 6 महीने तक आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जो आप ऊपर का खाना जो है बच्चे का, वो स्टार्ट करेंगे, वीनिंग स्टार्ट करेंगे। मगर WHO कहता है आप 2 साल तक भी करा सकते हैं, ठीक है। पर प्रैक्टिकली अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं 1 साल के बाद मदर को ऐसा होता है कि अब हम अपने बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा पाएं, हम बाकी जगह भी जा पाएं, हम पूरे टाइम फीड करा रहे हैं तो हम कहीं और पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, जो कि सही है एक तरीके से, है ना। और बच्चे का न्यूट्रिशन अब आपके खाने पीने से भी पूरा हो पा रहा है। बिल्कुल। लेकिन बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि वो आप उन्हें बोले कल से फीड नहीं करना तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ। दूसरी चीज ये कि ये चीज ग्रेजुअल होनी चाहिए। तो बच्चा भी ऑब्वियसली बच्चा है, वो सारे टाइम फीड पर है, उसको सारे टाइम मदर के साथ रहने की आदत है। तो वो चीज आप धीरे धीरे हटाएंगे, फिर क्या होता है लास्ट में वो रह जाता है कि बच्चे को दूध पिए बिना नींद नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ठीक है। वो 4-5 दिन आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चे को, जैसे अब आप फिर सुलाते वक्त आप बच्चे के सामने से हट जाइए, बच्चे के पापा सुला ले, दादी सुला ले, नानी सुला ले, तो बच्चा भूल सा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4-5 दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग छूट जाती है, धीरे धीरे आदत धीरे धीरे छूट जाती है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर, कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं या कुछ ऐसी रेसिपीज हैं जो हम बना सकते हैं जिसकी वजह से माँ को दूध अच्छा है? इसमें तो मैं कहूंगी कि हमारी दादियाँ और नानियाँ जो हैं वो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आपके घर के कुछ कन्वेंशनल बनते हैं, कहीं पंजीरी, कहीं कुछ लड्डू, उसमें वो एक्चुअल में वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डलती हैं, जिस तरीके जैसे कुछ सौंफ होता है, कुछ अजवाइन, कुछ इस तरह की जो ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा घी, ये सब जो डलता है। फिर डाइट में कुछ दलिया, कुछ मसूर की दाल, ये सब एक्चुअल में लैक्टोगॉग्स हैं, तो ये मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऑन आवर टेबल भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे किट पे भी कि हम इन फॉर्म ऑफ बिस्किट्स, इन फॉर्म्स ऑफ ग्रैन्यूल्स, जो हम कहते हैं कि आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। सिमिलरली घर पे भी इस तरह की काफ़ी चीज़ें बनती है जो आप ऐड कर सकते हो और वो हेल्प करती हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है आप फीड जितना करोगे, जैसे आपने आज बच्चे ने सपोज 200 ml मिल्क लिया, तो कल आपकी बॉडी 200 ml मिल्क बनाएगी। अगर आप आज 50 ml फीड करा रहे हो, धीरे धीरे आपकी 200 ml वाली भी प्रोडक्शन कम होकर 50 पे आ जाएगी। दैट इज हाउ वी वीन। हम जब मिल्क छुड़वाते हैं तो हम इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे छुड़वाइए, सिर्फ बेबी के लिए नहीं, मदर के लिए भी। मदर इतना मिल्क बना के फिर करेंगी क्या? तो
अगर वो पहले 10 बार फीड करा रही थी तो उसे धीरे धीरे वो 6 बार करेंगी, फिर 4 बार करेंगी, तो उनका भी मिल्क प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा, उन्हें भी पेन नहीं होगा। तो इस तरीके से है कि जितना फीड कराएंगे उतना बॉडी बनाती है। ओके, तो इस टाइम में न्यूट्रिशन भी काफी ज्यादा बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मदर को बहुत वीकनेस आ जाती है। और इस टाइम पर हमें ये याद रखना है कि वो अभी चाइल्ड बर्थ से निकली हैं, करेक्ट, तो वो हील भी कर रही हैं। तो ये जो पहले 6 हफ्ते जो हम कहते हैं वो साइंटिफिकली भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में ही कहते हैं कि वो सवा महीने वो सवा महीने माँ का न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ मदर का ब्लड लॉस भी हो रहा है। जितनी प्रेगनेंसी में चेंजेस हुए हैं यूट्रस में वो सारे वापस होंगे, स्टिचेस वगैरह भी लगे होते हैं, स्टिचेस हील होते हैं। यूट्रस भी जो इतना बड़ा हो जाता है, जो एक 9 महीने के बच्चे को जिसमें समाया हुआ है वो वापस छोटा होगा। तो ये सारे चेंजेस को 6 हफ्ते लगते हैं। तो वो 6 हफ्ते मदर का रेस्ट, मदर का न्यूट्रिशन, मदर का स्ट्रेस लेवल, मदर का मूड, सब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, इस टाइम पर अगर मदर, जैसे आपने कहा कि वीक हो जाती हैं, तो कई बार जैसे उन्हें बुखार लग गया या सर्दी खांसी हो गई या कुछ फ्लू टाइप का हो गया, तो ब्रेस्ट फीड कराया जा सकता है? कराया जा सकता है। इसमें हैंड सैनिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो आप मास्क पहन लीजिए, और बच्चे को हैंडल करने से पहले आप अपना हैंड वॉश ज़रूर करिए। जिस तरीके से हम कोविड टाइम पे अपना ध्यान रखते थे उसी टाइप से ध्यान रखना है, पर फीडिंग करनी है। क्योंकि आप देखो यहाँ पर जैसे मदर को फ्लू हुआ, मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बना के रिकवर करेगी, अब वो एंटीबॉडीज ब्रेस्ट मिल्क में बेबी को चले जाएंगे, तो एडवांटेज है। हाँ, ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये भी एक चीज़ होती है डॉक्टर कि आपने जैसे शुरुआत में कहा ना कि जब बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर पाता है तो सोर निपल्स, कट्स वगैरह लग जाते हैं। तो अगर किसी की ब्रेस्ट पर कट्स वगैरह लगे हुए हैं तो उस टाइम पर ब्रेस्ट फीड कराना ठीक है? देखिए, अगर निपल्स पे कट हैं, हाँ, तो डायरेक्ट लैच ऑन बहुत पेनफुल हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ऑइंटमेंट्स होते हैं विच आर सेफ, है ना। तो हम ये कहते हैं कि जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको कहा था ना कि राइट और लेफ्ट आप एक एक करके कराइए, तो आपको 4 घंटे का रेस्ट मिलता है एक साइड फीड कराने के बाद। तो उसके बाद आप उसमें ऑइंटमेंट लगा के फिर जब अगली बार जब फीडिंग का नंबर आएगा उस साइड से, तो वो हील हो जाता है। ओके। अगर नहीं होता है तो निपल शील्ड आता है, अच्छा, वो वैक्यूम से वो चिपक जाता है। ओके। तो उसमें क्या होगा कि बच्चे को फीड तो ब्रेस्ट से डायरेक्ट ही कर रहा है, लेकिन बीच में वो शील्ड आएगा, तो डायरेक्ट निपल पे नहीं दर्द होगा। ओके। कई बार हीलिंग में अगर 1 दिन लग गया आपको, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखती हैं कि जैसे ब्रेस्ट को क्लीन करना है या हाँ, कैसे पकड़ना है, बिल्कुल। उस ये तरीके चीज़ें तो एक्चुअली हम आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही बताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक मेंटल प्रिपरेशन जो मैंने कहा वो एक ज़रूरी होती है। हम फिजिकली एग्जामिन भी करते हैं कि कई बार क्या होता है, निपल्स फ्लैट होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, वो सही तरीके से बने नहीं होते। तो वो हम कई बार एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा ऑयलिंग करके, थोड़ा मसाज करके उसे अपने निपल्स को थोड़ा वेल फॉर्म्ड कर सकते हैं, कि जब आपको बच्चे को लैच ऑन कराना हो तो दिक्कत ना हो। और स्टार्टिंग में क्योंकि निपल पे एक लेयर सी जम जाती है, तो उसको एक बार फर्स्ट टाइम क्लीन करना होता है, उसके बाद आप बच्चे को फीड करा सकते हैं। यस। तो ब्रेस्ट हाइजीन इस टाइम पर मेंटेन करने कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं? जैसे बच्चे ने दूध पी लिया तो कुछ वहाँ पे जैसे रह जाएगा, तो उनको क्लीन करना, तो साफ इसीलिए जो कई बार ना कुछ माइंडसेट कुछ घरों में इस तरीके से होता है कि डिलीवरी के बाद मदर को नहाना नहीं है, वो सब थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। क्योंकि आप समझिए कि वो बच्चा जिसके पास अभी इम्यूनिटी नहीं है वो पूरे टाइम माँ के पास है, तो मदर का नहाना, मदर का डेंटल हाइजीन, ओवरऑल हाइजीन बहुत मैटर करता है। तो इसीलिए वो जब अपना बिल्कुल फ्रेश कपड़े ये सब वो पूरा ध्यान रखेंगी, तो फिर वो बेबी को लेके आराम से फीड करा सकती हैं। तो उसमें दे विल टेक केयर कि उनका निपल क्लीन है, वो नहाने में हो जाता है उनको क्लीन। ठीक है। और डॉक्टर, जो नई माएँ रहती है ना, उनके साथ बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती है, स्पेशली जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही होती है तो उनके ब्रेस्ट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि हैवीनेस लग रही है या ब्रेस्ट लूज लग रहा है या टाइट हो गया है। तो इन चेंजेस को कैसे समझे और कैसे समझे कि हाँ, ब्रेस्ट में अगर ये चेंज हो रहे हैं तो ये नॉर्मल है और कब नॉर्मल नहीं ये है? चेंज एक्चुअली मेघा स्टार्ट हो जाता है राइट फ्रॉम फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ओके। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कई बार लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि हाँ, ब्रेस्ट का साइज चेंज हो गया है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में उनको लगता है कि थोड़े थोड़े वेन्स ज़्यादा दिखने लग गए हैं, थोड़ा डक्ट्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ लोगों को थर्ड ट्राइमेस्टर में हल्का हल्का मिल्क आना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इसमें से किसी के लिए भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डिलीवरी से पहले मिल्क आना शुरू हो गया है तो आप उसे दबा दबा के ना निकालें, क्योंकि आप क्या करेंगे उनका। तो बस उसको जस्ट निपल से वाइप कर दीजिए, एक टाइट ब्रेस्ट सपोर्ट पहन के रहिए। ब्रेस्ट आपका साइज बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंगली आप अपना ब्रेजियर चेंज कर लीजिए। पर ये सारा आपका तभी
ये सारे चेंजेस प्रेगनेंसी में ही आ जाएंगे। फिर ड्यूरिंग फीडिंग जब आप फीडिंग स्टार्ट करेंगे तब वो ही ब्रेस्ट जो सॉफ्ट रहता था वो कई बार मिल्क से भर जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत पेनफुल हो जाता है। वहाँ पे जैसे मैंने बताया हॉट फर्मेंटेशन, मिल्क एक्सप्रेशन, इवन ब्रेस्ट पंप का रोल है, क्योंकि आप कई बार खुद से नहीं कर पाते। तो ब्रेस्ट पंप भी दोनों तरीके के आते हैं, मैनुअल भी आता है, इलेक्ट्रिक भी आता है। तो उसमें एक बॉटल अटैच होती है और वो एकदम से आपका ब्रेस्ट खाली कर देता है और मिल्क सारा आ जाता है और आपको पेन से आराम मिल जाता है। ये पेन किसी पेन किलर से नहीं ठीक होता, जब तक ब्रेस्ट से मिल्क निकाला नहीं जाएगा वो खाली नहीं होता। तो जैसे अभी हम निपल कट्स और सोर्स की बात कर रहे थे, इसमें कई बार ब्रेस्ट एब्सेस भी बन जाता है। मतलब जैसे ब्रेस्ट हार्ड हो गया, ब्रेस्ट में मिल्क जमा है, किसी वजह से मदर कोई एक जगह एम्प्टी नहीं कर पाई, वो जगह एक जगह पे मिल्क जमा रह गया। बार बार फीड कराया लेकिन वो डक्ट ब्लॉक सा हो गया, वो खाली नहीं हुआ। अब वहाँ पर वो इन्फेक्ट हो जाएगा पड़ा पड़ा वो दूध, और फिर वहाँ पस बन जाता है। इसको ब्रेस्ट एब्सेस बोलते हैं। स्टेजेस होते हैं, पहले मेस्टाइटिस होता है कि हल्का हल्का सा रेडनेस हुआ, पेन हुआ, उसी स्टेज पर अगर आप डॉक्टर की सलाह ले लें तो वो ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप समहाउ नहीं मिल पाए डॉक्टर से, या आपको लगा अपने आप ठीक हो जाएगा और वहाँ पे पस आ गया, तो अब फिर वो सर्जन्स उसको मैनेज करेंगे। वहाँ पर कट लगता है, उसको चीरा लग के वो पस ड्रेन करना पड़ता है। हाँ, बट एक बार आपका वो पस ड्रेन हो गया, आपने दवाइयाँ शुरू कर दी, तो आप फिर उस ब्रेस्ट से भी बच्चे को फीड करा सकते हो। डॉक्टर, आपने जैसे बताया कि कई बार जो दूध है वो वहीं जम जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और पस भी हो जाता है। तो इस टाइम पर आपने कुछ हमें साइंस बताया, जैसे आसपास का एरिया लाल हो जाता है। तो अगर ब्रेस्ट में ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कोई इन्फेक्शन बन रहा है तो माएँ जो है वो क्या ऐसे साइंस देखे कि हमें समझ जाना चाहिए कि हाँ कुछ गड़बड़ है? तो देखिए, ब्रेस्ट में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत पेन होना, है ना, वहाँ पर फिर आप जब देखें तो देखें कि अरे ये तो रेड भी हो रहा है। अगर आप वहाँ पे टच करें तो आपको फील भी हो सकता है कभी कभी कि यहाँ पे कुछ अलग सा हार्डनेस है, जो बाकी ब्रेस्ट सॉफ्ट है बट अब ये हार्ड रह रहा है। फीडिंग के बाद भी ये चीज़ हार्ड ही रह रही है, वरना फीडिंग के बाद सब सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो पेन जो है वो हमेशा रह रहा है। और उसके बाद कई बार आपको फीवरिश फील होने लगेगा, या तेज बुखार भी आ सकता है, 101 102 तक बुखार भी जा सकता है। तो ये सारे साइंस है कि वहाँ पे पस बन रहा है। तो जितनी जल्दी डॉक्टर की सलाह लेंगे उतना ही हम वो सर्जिकल स्टेप जो है, जो चीरा लगना है, उसको बचा सकते हैं। एक बार में ऐसा है कि दोनों ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है? कभी कभी अनफॉर्चुनेटली ये भी हो सकता है। तो इस टाइम पर फिर बच्चे को कैसे ब्रेस्ट फीड कराना होगा? नहीं, ये अगर आपने पस को ड्रेन कर दिया तो आप फीड करा सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो एब्सेस बन रहा है ये निपल पे नहीं बन रहा है, ये ब्रेस्ट के कहीं किसी एरिया पे बन रहा है। तो वहां पे ड्रेन करके ड्रेसिंग हो गई, फिर आप निपल से फीड करा सकते हैं। अगर आपको पेन फील हो रहा है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर अगर आप नहीं फीड कराएंगे तो मिल्क तो बन रहा है, प्रोसेस तो नहीं रुका, वो तो सिर्फ एक डक्ट की बात थी, तो फिर वो और जगह भी बन सकता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं रोकेंगे हम, चाहे मिल्क पंप करके बच्चे को बॉटल से या कटोरी चम्मच से दे रहे हो। ठीक है, ओके। एक सवाल जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन रहता है कि हमने पूरे ब्रेस्ट फीडिंग में एक बच्चे की बात की है। हाँ। कई बार ट्विंस, ट्रिपलेट्स या 4-5 बच्चे भी हो सकते हैं। हाँ, आजकल जिस तरीके से ना आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन और IVF बढ़ रहा है, तो ट्विंस साइंस जिस हिसाब से डेवलप करिए, ट्विंस तो बहुत आमतौर की बात है। तो अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो फिर उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग कराने का सही तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें हम मदर को बहुत प्रेशराइज नहीं करते हैं, क्योंकि उनके 9 महीने एक सिंगल टर्न प्रेगनेंसी से बड़े भारी बीते हैं। करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखते हैं कि हाँ, दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा बांट के न्यूट्रिशन मिलेगा। थोड़ा हो सकता है हमें टॉप फीड भी देना पड़े, जितना मदर कर पा रही हैं उतना करेंगी, बट ऐसा, क्योंकि कई बार दोनों बच्चे एक साथ रोएंगे। हाँ। है ना, अगर मिल्क बहुत आ रहा है तो आप एक्सप्रेस करके रख सकते हैं। तो एक बार बच्चे को एक्सप्रेस, एक बच्चे को दे दिया और एक बच्चे को अपना लगा दिया। बट यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि माँ बहुत थक गई है, तो कोई और भी बच्चे को संभाल सकता है, तो वो बच्चे को टॉप फीड दे सकता है कि चलो एक बार इस बच्चे को। पर इसमें ये कई बार बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों का नंबर आए। ऐसा ना हो एक ही को ब्रेस्ट फीड कराते रह गए। तो इसमें थोड़ा मिक्स एंड मैच, फैमिली सपोर्ट सब मिला जुला के काम चलेगा। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ब्रेस्ट मिल्क स्टोर कितना कर सकते हैं। ये बहुत लोग पूछते हैं ना। इसमें एक रूल ऑफ 4 होता है। तो आप 4 घंटे तक तो आप ब्रेस्ट मिल्क रूम टेम्परेचर पे ही रख सकते हैं। उसके बाद आप फ्रिज में उसको रख सकते हैं 4 दिन के लिए, और फ्रीजर में तो आप 4 से 6 महीने भी रख सकते हैं। अच्छा, खराब नहीं होता है पंप मिल्क? ओके, नाइस। तो ये चीज बहुत आपने इंटरेस्टिंग बताई है। तो क्योंकि ये बड़ी प्रैक्टिकल है ना, जैसे वर्किंग मदर्स के लिए, क्योंकि उनको मिल्क तो आ रहा है
और वो चाह भी रही हैं अगर फीडिंग कंटिन्यू करना, तो ऐसा करते हैं फिर मदर्स की, सुबह पहले उठे, रेडी हुए, फटाफट मिल्क एक्सप्रेस करके बॉटल्स कुछ बाहर रखा, कुछ फ्रिज में रखा, फिर वो चले गए। वर्क प्लेस पे भी बीच में जाकर वो तो आजकल बहुत सारे ऑफिसेज, कंपनीज काफ़ी सजग हैं इस चीज़ में कि मदर के लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम या मिल्क एक्सप्रेशन रूम रखा जाता है। तो वो इन बिटवीन पे जब उन्हें लगता है कि ब्रेस्ट हैवी हो रहा है, वो ब्रेस्ट पम्प वर्क पे ले जा सकती हैं, बॉटल्स में एक्सप्रेस करके रख सकती हैं, जाके बच्चे को फटाफट फीड करा सकती हैं। बिल्कुल। तो पंप मिल्क के बारे में भी आपने बताया कि जो हाँ, कि आप कैसे इसको रूम स्टोर टेम्परेचर करना पे है। 4 घंटे आराम से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई गेस इस सेशन में हमने ब्रेस्ट फीडिंग पर बहुत सारे डिस्कशंस कर लिए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर किया है हमने। हम बस चाहते कि जाते जाते आप एक गो टू होम मैसेज हमारी ऑडियंस को जरूर दें, स्पेशली उन माओ को जो अभी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत मुश्किल नहीं है, आप ये मान के चलिए कि आमतौर पे सभी लोग करा पा रहे हैं, है ना। एक वो लेडी जो बहुत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है और एक वो जो एक गांव में है और पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो इसका मतलब कि बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस लगता है, अपने आप को वो फर्स्ट 5 डेज दीजिए, 5th डे तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगे। छोटी मोटी दिक्कतें ऊपर नीचे सभी को आती हैं, वो मैनेजेबल हैं, डॉक्टर से टाइम पे सलाह लें। और गिल्ट मत रखें कि उन्होंने अपने बच्चे को 1 साल कराया, मैं 4 महीने ही करा पाई, या मैं मिक्स फीडिंग करा पा रही हूँ, मेरा मिल्क। गिल्ट मत रखें, आप अपने बच्चे को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और आपका जितना भी फीड आ रहा है वो बच्चे के लिए इनफ है, बच्चे को इम्यूनिटी और लव पूरा पहुंच रहा है। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इस सेशन को अच्छे से बताया। ब्रेस्ट फीडिंग जैसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में आपने हर एक डिटेल दी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और नॉलेज से भरा हुआ होने जा रहा है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।